उसको उसको बताते हुए मैं जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। सापरा साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। मुंबई हमले के तत्कालीन बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब सवाल पूछा गया था तो बराक ओबामा अपनी किताब में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, लिखते हैं कि मुस्लिम विरोधी बढ़ती भावनाओं का राजनीतिक तौर पर कहीं बीजेपी फायदा नहीं उठा ले, इस वजह से कार्रवाई नहीं की गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं हैं, इनके तो आपके भी सरकार में संबंध रहे और फिर मोदी जी भी आए, उनके भी सरकार में संबंध रहे। उनकी ओर से इन बातों का जिक्र किया गया है। चरण सिंह सापरा जी, बराक ओबामा ने अपनी किताब में यह सब कुछ लिखा हुआ है कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई थी पाकिस्तान के ऊपर। देखिए बारक ओबामा जी ने क्यों लिखा है, किस संदेशे से लिखा है, उसके ऊपर तो बारक ओबामा जी बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन हम तो ये बीजेपी से ये भी सवाल पूछ सकते हैं ना कि यहां पर जो आतंकी घटनाएं आज भी घट रही हैं, जो आज भी कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, जो आज भी टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, वो क्यों नहीं बंद हो रही है? अगर आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर ये सारी चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। फिर आप ये भी उत्तर नहीं दे पा रहे हो कि जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो बीजेपी की टिकट पर एमएलए लड़ते हैं। एक फारूक करके वो श्रीनगर से कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़े, वो अजहर मसूद के साथ में थे। अजहर मसूद को आपके केंद्रीय मंत्री कंधार तक छोड़ने क्यों गए हैं? ये तमाम सारे सवाल है जिसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं है। पार्लियामेंट पर अटैक क्यों हुआ? गुरदासपुर में आपके समय पर अटैक क्यों हुआ? पठानकोट में आपके समय पर अटैक क्यों हुआ? ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं। तो आप कतई क्रेडिट नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी के आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, वो कह रहे हैं इसका क्रेडिट मत लीजिए कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं सिर्फ देश के हित में काम करिए। देखिए, मैं तो दो तीन बातें सर कहूंगा। पहली बात कि 26/11 के, अरे ठीक है, चलिए 26 है, धन्यवाद आपका। 26/11 के बाद सबसे पहले फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर मुख्यमंत्री कैसे पहुंचे भाई? उनको अपनी सीट जानी पड़ी इसलिए कि जनता ने देखा कि सिंसियरिटी क्या है आतंकवाद से लड़ने के लिए या फिर अपने आप को चमकाने के लिए। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स को लेकर ताजमहल होटल में कौन गया था? इनके ही मुख्यमंत्री गए थे। अब दूसरी बात देखिए, स्टेचर अपने आप बढ़ता है दुनिया के नजर। एक मिनट बीच में, अभी बीच मत बोलिए। अच्छा सुनिए, बीच में मत बोलिए। अभी तो आप बता रहे थे मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, स्टेचर दुनिया की नजरों में अपने आप ही बढ़ता है। अपनी अपनी बारी में जल्दी से दुनिया की नजरों में स्टेचर, दुनिया की नजरों में स्टेचर बढ़ता है खुद। कोई बढ़ाने से नहीं बढ़ता, कोई क्रेडिट लेने से। हम कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब दूसरा आदमी देखता है कि एक सामने बौना है और एक लंबा आदमी है, तो किसको देखेगा? लंबा आदमी को तो लंबा ही बोलेगा ना भाई, बौना थोड़ी बोल देगा। अब कांग्रेस को इस पर आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ एक बौना माना जाता है। मतलब इनकी हाइट इतनी छोटी है कि कभी सिंसियरिटी के साथ लड़े नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो की लीडरशिप में जिस तरह से पूरी दुनिया में लड़ा, तो हमारी हाइट दिखती है, स्टेचर दिखता है, मोदी जी का नाम बढ़ता है। इसलिए हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। दुनिया इस बात वाले लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको इससे तौल कर नहीं देखा जाना चाहिए। वैभव सिंह जी, लेकिन अब आपके पास आते हुए, अब इससे आगे क्या? मैं आ रही हूँ चरण सिंह सापरा जी, अब इससे आगे क्या वैभव? मेरा ये 10 सेकंड बोल लीजिए। चलिए 10 सेकंड बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद से लड़ने में बौनी नजर आती है। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती में गोलियां खाई है, देश के लिए शहादत दी है। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बम से चिथड़े उड़ा दिए गए, देश के लिए शहादत दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम आतंकवाद से नहीं लड़ते हैं? आपके लोगों ने तो उंगली भी नहीं कटाई और शहीदों में नाम दर्ज कराना चाहते हो। देश की जनता जानती है आप झूठे हो। आपका फर्जी राष्ट्रवाद है। अब इससे आगे वैभव सिंह जी एक बार फिर से तहव्वुर राणा पर वापस लौटते हैं। रहते तो वही रह जाता है। कोपेनहेगन केस में आपकी बात हो गई, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं। वैभव सिंह जी, अब ये बताइए इससे आगे क्या? तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है, अब पूरा मामला कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा और हमने देखा है देश की अदालतों में मामले कितने लंबे वक्त तक इसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन अब यहां से आगे क्या? पाकिस्तान को लेकर क्या हम बहुत बड़ा दबाव बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे? अभी भी हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के भीतर हैं। डेविड कोलमैन हेडली को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। हाफिज सईद जो पाकिस्तान के भीतर है वो अभी दिखाई नहीं देता है, वो कब आएगा ये भी पूछा जाता है। वैभव सिंह जी,
देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत दबाव पड़ेगा इस बात का, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी, पाकिस्तान ने बहुत पैसे खर्च किया ISI ने अमेरिका में। वहां के सबसे महंगे वकील उन्होंने हायर किए थे अमेरिका के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए कि तहव्वुर राना का एक्स्ट्राडिशन जो है प्रत्यर्पण भारत की तरफ जो है वो रोका जा सके। और इससे ही पता चल रहा था जब उनकी छटपटाहट थी उसको रोकने की, क्योंकि अब देखिए वो खुद रिटायर्ड कैप्टन है पाकिस्तान आर्मी का जो मेडिकल कोर में था, और मेजर इकबाल जो कि हैंडलर था पाकिस्तान के अंदर बैठ के। तो ये मेजर इकबाल, ये तहव्वुर राना, ये और ये डेविड कोलमैन हेडली, इसका असली नाम दाऊद गिलानी है और ये लाहौर का रहने वाला है। ये तीनों हबीब पब्लिक स्कूल जो कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा बनाया गया और संचालित एक स्कूल है, वहां पे तीनों एक साथ पढ़ते थे और इनकी दोस्तियां तब की हैं। तो तहव्वुर राना वो बीच की कड़ी है जिसको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कौन से वो ISI के ऑफिसर्स थे कि जो पूरा का पूरा ऑपरेशन लीड कर रहे थे, डील कर रहे थे। भारत के अंदर की तो बातें हमने की कि वो भारत के हमारे यहाँ पे कौन लोग थे जो उनको समर्थन दे रहे थे, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर वो कौन अधिकारी थे, उनका नाम सामने आएगा। फिर उनके खिलाफ भारत की सरकार इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने की बात करेगी, FATF में उसको लेके जाएगी कि ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक संस्थागत रूप में एक स्टेट जो है, एक सरकार जो है, एक देश, एक राष्ट्र, वो किस तरह से आतंकवाद में सम्मिलित है। और 166 लोग जिसमें कि अमेरिकन भी थे, जिसमें इजरायली भी थे, जिसमें भारतीय भी थे और भी शायद नागरिकता के लोग थे। पूरी दुनिया में इसका दंश जो है लोगों ने झेला है और ये सब कुछ कराया किसने? इन अधिकारियों ने कराया, पाकिस्तान आर्मी के। तो उनके प्रत्यर्पण की मांग और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत जो है ये मुकदमा चला सकता है उनके खिलाफ, और दोबारा पाकिस्तान को जो है FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें या फिर उनको ब्लैक लिस्ट करने की भी बात कर सकता है कि आतंकवाद का इतना संरक्षण। एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी क्रेडिट की जो की बात चल रही थी, तो मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आप देश में कंप्यूटर लाने का क्रेडिट लेते हैं, देश की मार्केट इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का क्रेडिट लेते हैं, बांग्लादेश बनाने का क्रेडिट लेते हैं, तो क्रेडिट लेने में आप भी कभी पीछे नहीं रहे। तो अगर सामने वाला क्रेडिट ले रहा है तो इसमें इतना ज्यादा क्रिप करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी वैभव आपसे ही है, पलट के पूछा जा रहा है ना कि आतंकवाद ऐसा तो है नहीं कि देश से खत्म हो गया। ये अलग बात है कि पहले जब हम लोग न्यूज पढ़ते थे तो आए दिन कभी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में, कभी कहीं और, कभी कहीं और, तकरीबन हर 1-1.5 महीने पर इस तरह की खबरें आती थी। अब उस पर लगाम लगी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में खासतौर से जब वो पुलवामा का जिक्र करते हैं, बाकी कुछ उदाहरण देते हैं, तो अभी भी आतंकवाद है और वो समय समय पर अपने फन पसारता है और भारत के लिए चुनौती पैदा करता है। चित्रा जी, देखिए, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म होने में समय लगता है। अगर आप पंजाब को देख ले तो पंजाब में भी आतंकवाद खत्म होने में समय लगा, और पंजाब में आतंक भिंडरा वाले को किसने बनाया था? ठीक है, LTT अभी बात हुई, बात की गई इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की शहादत की, तो LTT किसने बनाई थी? भिंडरा वाले को किसने बनाया था? किसने उसका इंटरव्यू लेकर के उसको खुली छुट्टी दी थी पंजाब के अंदर? अब हम उसमें नहीं जाए, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन कश्मीर के अंदर अगर आप तुलना करें बुरहान वानी के दौर तक, जब जो कश्मीर की हालत थी, हमने 2-3 दशक देखा है जहां पे हर रोज हड़तालें हो रही हैं। साल के 8-8 महीने जो है कश्मीर बंद रहा करता था। आप खुद वहां जाकर के, चित्रा जी, आपने रिपोर्टिंग की है, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 हटने के पहले तक कश्मीर में जो सिनेरियो था, जो हालत थी, आज क्या वो हालत है? इक्का दुक्का इंसिडेंसेस होते हैं, टारगेटेड किलिंग, कहीं कोई किसी ने ग्रेनेड लॉक कर दिया, कहीं किसी ने किसी को टारगेटेड किलिंग कर किसी एक सिविलियन की, तो एक अलग बात है। लेकिन आप NCRB का डेटा उठा ले कि क्या जो कश्मीर का हाल 20 साल में था, क्या वो पिछले 5 साल में कहीं उसमें कोई सिमिलरिटी है? हाँ, वक्त लगेगा थोड़ा बहुत। और देखिए, कुत्ते की दुम है, वो एक रात में सीधी नहीं होती। पाकिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं, बालाकोट में, सर्जिकल स्ट्राइक में, और वहां पे जो पता नहीं कौन सा ज्ञात लोग है जो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के बाद उनको ये चीज समझ में आई है और उसमें गिरावट आई है। पूरी तरह खत्म होने में 2-4 साल और लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। सापरा जी अपना रिपोर्ट कार्ड बताए ना कि उनकी सरकार के दौरान में यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में बुला करके डाइनिंग एंड वाइनिंग क्यों की जाती थी, वो इसका जवाब दें। सापरा साहब। हाँ, इधर मैं देखिए वैभव जी ने बहुत अच्छी बातें की। इनका पर्दाफाश हुआ कि भाई ये भी भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर हैं। जब ये मुझे यासीन मलिक की बात करते तो मैं भी ये बताता हूं कि ये तालिब हुसैन है, ये तालिब हुसैन हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। इसको MLA की टिकट बीजेपी ने दी। ये बीजेपी के नेता रविंदर राणा जो उस समय के अध्यक्ष थे, ये उनके साथ में उसकी फोटो है रविंदर राणा के ऑफिस के अंदर। तो आप जवाब दे दीजिए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए,
आप बताइए कि देवेंद्र सिंह का अभी तक खुलासा क्यों नहीं किया डीवाईएसपी का? आप बताइए देवेंद्र सिंह के साथ में जो तारिक अहमद मीर थे, ये तारिक अहमद मीर जो थे, तारिक अहमद मीर जो थे, जो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो तारिक अहमद मीर के बीजेपी से क्या, बीजेपी के साथ में क्या उनका साठगांठ थी? या बताइए ना, मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग आईएसआई के खबरी पकड़े गए थे, उनका बीजेपी के साथ में क्यों ताल्लुक था? आसाम में निरंजन हिजोई को पकड़ा गया, तो निरंजन हिजोई जो बीजेपी के पदाधिकारी है, उसका आईएसआई से क्या ताल्लुकात था? तो ये तमाम सारी बातें बताइए। मेरे पास भी हैं सारी तस्वीरें, ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ में ना। फिर आप इस तरह से बात मत कीजिए मेरे से, जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, बातें करोगे तो मैं तथ्य के साथ बातें करूंगा, तथ्य के साथ बातें किशोर तिवारी जी के पास याद रखिएगा। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, चरण सिंह सप्रा मेरा नाम है, याद रखिएगा। आप बोलिए वैभव जी। जी आपका नाम चरणजीत सिंह सप्रा है, मेरा नाम वैभव सिंह है, कोई उसमें बात नहीं है। बात ये है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या आप ये जो बीजेपी के नेता है, क्यों तो आप मुझसे राजनीतिक सवाल आपने पूछा, क्या राजनीतिक सवाल आपने पूछा? यासीन मलिक को डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आपने की कि नहीं की? यासीन मलिक को डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आपने की कि नहीं की? इसलिए मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको बताया कि सच्चाई क्या है। आपके पास उत्तर नहीं है। 300 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसका उत्तर है कि आपके पास, आपको क्या अधिकार है? आप तो न्यूट्रल व्यक्ति है ना, आप न्यूट्रल व्यक्ति है ना। मेरे पास सारे उत्तर हैं, आप जवाब सुनने के आपके अंदर साहस नहीं है। बोलेंगे तो वैभव की आवाज नहीं आएगी, प्लीज। अरे भाई आपको उत्तर दे दिया तो आपको मिर्ची लग गई। ठीक है सापरे साहब, आप जवाब ले रहे हैं। वैभव जी जल्दी से अपनी बात इनको सवाल पूछ लिए तो इनको मिर्ची लग गई। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से वैभव भाई। आप बीजेपी के चीयर लीडर है ना, इससे दुआ ना करिए ना बीजेपी की फील्डिंग। सापरे साहब प्लीज, भाई बीजेपी की दलाली करिए ना, खूब करिए। हमको क्या है? साहब प्लीज, सापरा जी, अगर आपको जवाब सुनना है तो आप सुने। सापरा साहब, आप तो सापरा साहब नहीं जवाब नहीं। आप कहते हैं, आप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेते हैं, यासीन मलिक के साथ जोड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम लेते हैं। दूसरी ध्यान रखिएगा। सापरा साहब, अगर आप बोलेंगे वो हमारे साथ जूम से हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी। सर आपसे गुजारिश है, और अब उम्मीद है कि कम से कम आप डिबेट की मर्यादा का पालन करेंगे। आपने सवाल पूछने हैं वैभव, 2 लाइन में आप अपनी बात प्लीज खत्म कीजिए प्लीज। नहीं, मैंने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेता पर सवाल उठाया। देखिए बड़े दुख की बात है कि चरणजीत सिंह सापरा जी जो है, ये अपनी पार्टी के टॉलेस्ट लीडर मनमोहन सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के एक देवेंद्र राणा से करना चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है, अगर ये मानते हैं कि उन दोनों का स्टेचर एक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो आप इनको सवाल पूछा तो ये स्टेचर मैच करने लग गए। ओबामा को तो डिनाई कर दिया है कि भाई बराक ओबामा ने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई, तो दिग्विजय सिंह से पूछिए। दिग्विजय सिंह 26/11/1947 की जो किताब है वो लॉन्च करने क्यों गए थे? क्या आपको ये भी नहीं मालूम? भाई आपको ये क्यों साथ में है, ये मालूम है क्या? कांग्रेस आपको मालूम है कि ये क्यों साथ में है? उन्होंने उसको एंडोर्स किया। आपको क्या मालूम है? आपको क्या मालूम है कि निरंजन हिजोई के आईएसआई के साथ क्या संबंध है? बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन इस देश के भीतर आतंकवाद को लेकर देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की होड़ में इससे भी बाज नहीं आते। तहव्वुर हुसैन राणा का भारत आना वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। जब लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि तहव्वुर राणा कभी गिरफ्त में नहीं आएगा, उस समय राणा को भारत लाने से कानून पर भरोसा और बढ़ेगा। यह दिखाता है कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तहव्वुर राणा को लाने के लिए एनआईए ने काफी अच्छी तैयारी की होगी, ठोस केस बनाए होंगे, तभी अमेरिकी न्यायपालिका ने प्रत्यर्पण के खिलाफ तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की होगी। तहव्वुर राणा का भारत की गिरफ्त में आना आगे के लिए भी एक नजीर बनेगा कि भारत की धरती पर कोई आतंकी वारदात देने के बाद वो भारत से भाग नहीं सकता। ये बात सही हो सकती है कि यूपीए सरकार के दौरान तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए कोशिशें की गई होंगी, होना भी चाहिए था। अगर सरकार आतंकियों को लाने के लिए कोशिश नहीं करती तो और क्या करती। लेकिन यह कहना कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंपना यूपीए सरकार की मेहनत का नतीजा है और मोदी सरकार ने कोई सफलता नहीं हासिल की, तो यह थोड़ा गलत होगा।
मोदी सरकार ने इस मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचाया होता तो आज तहव्वुर राणा गिरफ्त में नहीं होता। देश के दुश्मनों को लेकर इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। उम्मीद यही कि कम से कम आतंकवाद जैसे मामलों पर और आतंकवादियों को लेकर पक्ष और विपक्ष के सुर इस देश के साथ खड़े हों, एक जैसे हों और राजनीति इस पर पूरी तरह से बंद हो।